अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सोलर सिस्टम के हवाले से। और आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये मेरी वीडियो आप एंड तक देखें ताकि आप भी अपने घर के लिए सोलर सिस्टम खुद से डिज़ाइन कर सकें। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम की डिज़ाइन कैलकुलेशन से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सोलर सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं और आप कौन सी टाइप जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, या ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहलाता है, और हाइब्रिड सिस्टम होता है। तो जो पहला सिस्टम है वो ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है पावर सेटअप का। कंप्लीटली जो है वो डिटैच्ड होता है आपके यूटिलिटी ग्रिड से, और ह्यूज इसका जो है वो बैटरी बैंक आपको चाहिए होता है। यहाँ पिक्चर में आप देखें, आपका सोलर पैनल है, उसके बाद आपका इन्वर्टर आएगा। यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर जो है वो शो हो रहा है, लेकिन आजकल के मॉडर्न इन्वर्टर के अंदर ये जो चार्ज कंट्रोलर है इसके अंदर बिल्ट इन होता है। अब इसमें आपका सर्किट जो भी है वो यूटिलिटी ग्रिड से बिल्कुल आइसोलेटेड है कि अगर आप वापटा से बिजली ले रहे हैं, के इलेक्ट्रिक से ले रहे हैं, फेस्को, जैपको, किसी भी आप गवर्नमेंट के इदारे से जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम में जो है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। ये डायरेक्ट आपका बैटरी बैकअप होता है। आपके दिन के अंदर जो है आपके होम अप्लायंसेस चलाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। तो इसमें का जो डिसएडवांटेज और लिमिटेशन है वो ये है कि अगर आपका रेनी सीजन है तो उसमें क्या है कि अगर आपकी बैटरी भी कंज्यूम हो जाती है तो आप ग्रिड से जो है वो बिजली नहीं ले सकते। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है। सेकंड ये है कि इसके लिए एक ह्यूज बैटरी बैंक चाहिए होता है ताकि वो आपके घर की सारी अप्लायंसेस को जो है वो चला सके। अभी जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड सिस्टम कहलाता है। इसमें आप पिक्चर से समझें कि आपका सोलर पैनल है, उसके बाद इन्वर्टर है, और आपने नेट मीटरिंग की हुई है। ये बाई डायरेक्शनल आपने मीटर लगाया हुआ है। ज़रूरत पड़ने पे आप ग्रिड से जो है वो बिजली ले भी रहे हैं, और अगर कोई एक्सेसिव एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप ग्रिड को दे भी सकते हैं। और उसके बाद जो है इसी इन्वर्टर से आपके होम अप्लायंसेस जो है वो चल रही हैं। इसके अंदर बैटरी बैकअप नहीं है, और इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपका यूटिलिटी ग्रिड बंद होता है, लोड शेडिंग होती है, तो आपका ये सिस्टम नहीं चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि इसका ड्रॉप बैक करंट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डेफिनेटली जब आपने नेट मीटरिंग की होगी तो ये जो करंट है बजाय इधर आने के यहाँ चला जाएगा, ग्रिड की तरफ जाना शुरू कर दे। तो इसी वजह से ये आपका सिस्टम काम नहीं करेगा लोड शेडिंग में, या जब आपका यूटिलिटी ग्रिड बंद होगा। तो इसकी ये लिमिटेशंस है। और इसके अंदर जो है वो बैटरीज वगैरह का सेटअप नहीं होता, कोई बैकअप नहीं होता। उसके बाद थर्ड सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, वो आपका हाइब्रिड सिस्टम है। इसमें आपके सोलर पैनल्स जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं, इन्वर्टर लगता है, उसके बाद नेट मीटरिंग भी होती है, और बैटरी बैकअप भी होता है। ये बहुत ज़्यादा जो है वो फिजिबल सिस्टम है। नेट मीटरिंग से ये है कि एक्सेसिव अमाउंट में आप ग्रिड को बिजली दे रहे हैं, और ज़रूरत पड़ने पे आप बिजली कंज्यूम भी कर रहे हैं। दोनों जो पहले सिस्टम है उनका एक कम्बिनेशन है। पब्लिक ग्रिड से भी आपका ताल्लुक है, बैटरी बैक भी आप यूज़ कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप यूटिलिटी ग्रिड को दे रहे हैं। इसके बाद जो है जिस सिस्टम की हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो सिस्टम लिया है ग्रिड ऑन हाइब्रिड सिस्टम विद नो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मैं नहीं कर रहा, नेट मीटरिंग नहीं कर रहा, जस्ट ग्रिड से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूँ, सोलर पैनल ले रहा हूँ, और बैटरी बैकअप रख रहा हूँ। एक्सपोर्ट मैं नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी को। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है सिटी सेंसर। ये सिटी सेंसर इस सिस्टम में लगाना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये आपके इन्वर्टर को आपके अप्लायंसेस का जो है वो लोड बता रहा होता है कि कब जो है वो बैटरी से आपने पावर लेनी है और कब आपने ग्रिड से पावर लेनी है। तो इस वजह से ये ज़रूरी होता है सिटी सेंसर लगाना। ये बाय डायरेक्शनल जो आप मीटर लगता है उसके बाद जो है ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। वरना अगर आप मैनुअल मीटर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका ग्रीन मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो है मैं आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट एसेसरीज हैं, या जो सोलर पैनल सिस्टम लगाने में उसके कंपोनेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये है कि आपका सोलर पैनल है, सोलर पैनल का आपको आइडिया है कि वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपके डीसी करंट के अंदर। उसके बाद आपका इन्वर्टर आता है। इन्वर्टर का काम होता है कि डीसी एनर्जी को एसी के अंदर कन्वर्ट करना, क्योंकि आपकी जो भी होम अप्लायंसेस हैं वो एसी करंट पे चलती हैं। उसके बाद बैटरी है, मतलब चार्ज को स्टोर करती है और कन्वर्ट करती है डीसी के अंदर। फिर वो इन्वर्टर जो है वो आपका डीसी टू एसी में कन्वर्ट करके आपके घर के जो है वो पैनल को देता है, और वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे होते हैं। उसके बाद नेट मीटरिंग है। ये आपका वही बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आप जो है वो ग्रिड को देना चाह रहे हैं। तो ये इसके मेन कंपोनेंट है। अब हम चलते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशन की तरफ।
डिज़ाइन कैलकुलेशन के मेजर 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आप अपनी होम अप्लायंसेस का लोड कैलकुलेट करें, ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में आप इन्वर्टर डिज़ाइन करें। स्टेप 3 के अंदर आप अपनी जो है वो सोलर पैनल की कैपेसिटी को मेजर करें, और फोर्थ ये है कि आप अपने बैटरी बैकअप को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे आप देखें, आप एक सिंपल इस तरीके का एक टेबल बना लीजिएगा, और अपनी जो भी होम अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 या 8 होम अप्लायंसेस के नाम लिखे हैं। सीलिंग फैन है, स्टैंड फैन है, एलईडी लाइट्स हैं, एलईडी टीवी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर पंप है, और इसके बाद किचन की आपकी एसेसरीज हैं, जूसर ब्लेंडर है, और एसी मैंने लिया 1.5 टन का। उसके बाद आप सेकंड जो है वो कॉलम में उसके लोड कंजप्शन लिखें। ये मोस्टली आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उसके ऊपर, उसके टैग प्लेट के ऊपर वाटेज कंजप्शन उसकी लिखी हुई होती है। नहीं तो आप गूगल कर लें, आपको इजीली मिल जाएगा। तो इसका ये रनिंग लोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। 80 वॉट सीलिंग फैन, स्टैंड फैन 55, एलईडी लाइट्स 12 वॉट की जो एनर्जी सेवर होते हैं। उसके बाद आपका एलईडी टीवी है 110 वॉट का, फ्रिज 200 वॉट। उसके बाद इस्त्री जो है वो 1000 वॉट दे रही है। वाटर पंप जो मोस्टली हमने घरों में लगाए होते हैं अपने घर की टैंकी वगैरह को फिल करने के लिए। उसके बाद जूसर मशीन है वो 45 वॉट की मैंने कंसीडर की है, और 1.5 टन का एसी 1500 वॉट का। ये जब भी आप वॉटेज लिख लें इसके, उसके बाद जितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। क्वांटिटी में यह है कि अगर आप 3 फैन लगा रहे हैं, स्टैंड फैन मैंने 2 कंसीडर किए हैं, एलईडी लाइट 6 लिए हैं, टीवी 1 लिया है, फ्रिज 1 लिया है, इलेक्ट्रिक आयरन 1 लिया है, वाटर पंप 1, जूसर मशीन 1, और एसी 1। जब ये क्वांटिटी आपने यहाँ पे मेंशन कर ली, तो उसके बाद ये पावर कंजप्शन को क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रनिंग लोड आ जाएगा टोटल। तो ये इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है 1 और 2 कॉलम को आपस में, तो ये मेरे पास ये आ गया है। तो ये टोटल जो आपका रनिंग लोड है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर आपकी ये सारी अप्लायंसेस एक साथ चलती हैं, तो जो आपका पीक लोड होगा वो ये आ जाएगा 3652 जो है किलोवाट। अगर आप इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 3.652 किलोवाट आ जाएगा। ये आगे फर्दर आपके काम आएगा जब आप अपना इन्वर्टर डिजाइन कर रहे होंगे। उसके बाद जब आपके पास ये टोटल लोड आ गया, उसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करना है टाइम से कि कितने घंटे के लिए आप ये अप्लायंसेस चला रहे हैं। जैसे मैंने फैन के लिए है कि तीनों फैन मेरे 12 घंटे चलेंगे, स्टैंड फैन 8 घंटे चलेंगे, एलईडी लाइट्स 12 घंटे चलेंगी, टीवी 5 घंटे चलेगा। सिमिलरली जो फ्रिज और ये सारी अप्लायंसेस मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, ये इनके मैंने आवर्स दिए हैं कि इनका पर डे के अंदर ये कितने घंटे चलेंगे। तो ये जब आपके पास आ गया, तो उसके बाद आपने इस लोड को, टोटल लोड को आपने मल्टीप्लाई करना है आवर्स के अंदर, तो ये आपके पास वॉट आवर हो जाएंगे। वॉट आवर या किलो वॉट आवर सिंपल आपके जो यूनिट्स होते हैं उनको कहा जाता है। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल लोड आ जाएगा। ये मेरे पास आ रहा है 18,184। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये आपके 18.184 किलो वॉट आ जाएंगे। मतलब आपकी ये टोटल यूनिट्स आपके घर के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं, जो डेली आपकी कंजप्शन है। अगर इस कैलकुलेशन करने में आपको कोई मुश्किल है, तो आप सिंपल एक काम करें, आप अपने घर का जो है वो बिल उठाएं, और टोटल जो यूनिट आपने लास्ट मंथ कंज्यूम की होंगे उसको डिवाइड कर दें 30 से, तो पर डे की आपकी यूनिट की कंजप्शन आ जाएगी, और वो ये किलोवाट आवर ही होते हैं। जब ये आपके पास किलोवाट आवर आ गए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये हाइब्रिड इन्वर्टर को डिजाइन करना। हाइब्रिड इन्वर्टर इस वजह से सिलेक्ट किया है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। आप उससे नेट मीटरिंग भी कर सकते हैं, बैटरीज भी चार्ज कर सकते हैं, और जैसे कि उसका मेन फंक्शन वही है, एसी से डीसी से आप एसी के अंदर अपने करंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेप 2 के अंदर, और इसकी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया है, इन्वर्टर कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल रनिंग लोड प्लस सर्ज लोड मल्टीप्लाई बाय 1.25। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये 3.652 किलोवाट ये है कि जो आपका रनिंग पीक लोड है ये वाला अप्लायंसेस का, प्लस 0.5 किलोवाट मैंने सर्ज ऐड किया है। सर्ज लोड ये होता है कि जैसे ही कोई आपकी अप्लायंस स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट में एक सर्ज लोड लेती है जो आपके रनिंग लोड से बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने एसी का जो भी आपकी अप्लायंस होगी सबसे ज्यादा वोल्टेज ले रही होगी, आपने उसका सर्च लोड कैलकुलेट करना है। इसका मैंने सर्च किया है, एसी का जो है वो 2000 वॉट होता है, माइनस आपने कर दिया 1500, तो 500 वॉट का आपका सर्ज आ गया। इसको डिवाइड किया 1000 से, तो आपका 0.5 किलो वॉट आ गया। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से। ये एक सेफ्टी फैक्टर होता है कि अगर आप घर के अंदर कोई इसके अलावा, इन अप्लायंसेस के अलावा जिस पे आप डिजाइन कर रहे हैं, कोई और अप्लायंस ऐड करते हैं, तो उसके लिए आपको इन्वर्टर चेंज ना करना पड़े। इस वजह से तकरीबन
125% जो है वो इसका मार्जिन रखा जाता है, तो इस वजह से 1.25 से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल 5.19 किलोवाट इसकी कैपेसिटी आ गई। तो लमसम में ये 6 किलोवाट का हमें हमारा जो है अपने सिस्टम के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर हमने सिलेक्ट किया है और ये हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास स्टेप थ्री है। स्टेप थ्री में ये है कि आपने अपने सोलर पैनल की जो है वो कैपेसिटी निकालनी है। सोलर पैनल की कैपेसिटी निकलती है आपके डेली जो किलोवाट आवर्स होते हैं या जितने आपके टोटल यूनिट होते हैं वो इस लोड से निकलेगी। तो इसका फार्मूला ये होता है कि सोलर पैनल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल डेली लोड किलोवाट आवर डिवाइडेड बाय पीक सन आवर्स मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी फैक्टर। टोटल लोड तो वही है जो हमने ऊपर निकाला है। पीक सन आवर ये है कि आप जिस रीजन में रह रहे हैं वहां पे सनशाइन जो है वो कितने घंटे का है, मतलब एफिशिएंट जो सनशाइन है वो कितने घंटे का है। 5.5 भी लेते हैं लेकिन सेफ साइड 4.5 लिया है ताकि हमारा सिस्टम अंडर साइज ना रहे। और उसके बाद जो भी आपके पैनल की एफिशिएंसी होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, इस वजह से 80% इसकी कंसीडर की जाती है। तो उससे ये जो लोड मैंने निकाला है ये आ रहा है 5.051 किलोवाट। अब उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ पैनल्स आपके कितने लगेंगे। आपने इसको वाट में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया कि 585 से। 585 ये है कि मैं जो भी सोलर पैनल अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो सोलर प्लेट है वो मैं 585 की यूज करूंगा। आप कोई सी भी ले सकते हैं, 545 की भी आती है, जो भी मार्केट में अवेलेबल हो। टोटल लोड को उससे डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएंगी। अब मेरे पास आ रही थी 8.633, लेकिन ये भी आपको पता है कि जो पैनल टू पैनल स्टिंग बनता है तो उसके लिए इवन नंबर यूज किए जाते हैं, ऑड नहीं किए जाते। तो लमसम अगर मैं इसको करता तो वो 9 आ रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 कंसीडर किए हैं ताकि प्लेट टू प्लेट इसका स्टिंग बन जाए इजिली। तो अब ये स्टेप आपने समझ लिए कि हाइब्रिड इन्वर्टर आपने डिजाइन कर लिया अपने पीक लोड से, उसके अंदर सर्ज को ऐड करके। उसके बाद आपने अपना सोलर पैनल जो है वो डिजाइन कर लिया आप जो डेली कंजप्शन आपके वोल्टेज है उससे। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि बैटरी बैकअप का। बैटरी बैकअप के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप कितने घंटे का बैटरी बैकअप ले रहे हैं और रात में आप कौन सी अप्लायंसेस चलाना चाह रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो मेरी अप्लायंसेस ज्यादा लोड ले रही थी उनको मैंने ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट किया है, फ्रिज को जो है मैं नाइट में नहीं चलाऊंगा, इलेक्ट्रिक आयरन को नहीं चलाऊंगा, एसी को नहीं चलाऊंगा। अब इनका जो टोटल लोड है वो इससे माइनस हो जाएगा 18,184 से। तो और जो अप्लायंसेस मैं चला रहा हूँ, सीलिंग फैन चला रहा हूँ, स्टैंड फैन चला रहा हूँ, एलईडी लाइट, एलईडी टीवी, 5 घंटे के लिए ये आगे इसके आर्स लिखे हुए हैं, और सिंपली वाटर पंप और जूसर ब्लेंडर। अब ये और उसके बाद ये जो 4 चीजें हैं ये जब ऐड हो जाएंगी तो इसका जो टोटल लोड मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 5384 वाट्स। इन अप्लायंसेस के लिए, इस लोड के लिए मुझे अपनी बैटरी की सिलेक्शन करनी है। तो बैटरी का फार्मूला ये होता है कि बैटरी इज इक्वल टू एम्पियर आर, ये बेसिकली आपके एम्पियर आर होते हैं, टोटल वॉट आवर्स डिवाइडेड बाय इन्वर्टर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय डीओडी। डीओडी ये होता है डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है बैटरी का, कि अगर आप अपनी बैटरी को फुली चार्ज करेंगे तो उसके आउटपुट पे आपको कितना मिलेगा, क्योंकि 100% कोई भी चीज एफिशिएंट नहीं होती। इन्वर्टर लोड का ये है कि ये मैंने लिखा है कि 48 मेरा वोल्ट का होगा, कि जब आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी 3 किलोवाट या 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का आप लगाते हैं तो वो 48 वोल्ट का आपको लगाना पड़ता है। और उसके बाद यही टोटल लोड है जो मैंने आपको बताया 5384, ये वाला यहाँ पे कंसीडर किया है, इसको मल्टीप्लाई किया 0.9 बैटरी के डीओडी से, तो मेरे पास ये एम्पेयर आ रहे हैं। क्योंकि आप एसिड बैटरीज भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसकी लिमिटेशन है क्योंकि वो 12 वोल्ट की आती है, और जब आप 24 वोल्ट आपको क्रिएट करने हैं इन्वर्टर के हिसाब से तो आपको 4 बैटरीज एसिड बैटरीज यूज करनी पड़ेंगी और उसको सीरीज में रखना पड़ेगा। और फिर आपको उसके एम्पेयर्स भी देखने पड़ेंगे कि अगर वो 100 एम्पेयर की आती है, लेकिन यहाँ पे 150 एम्पेयर मैंने कैलकुलेट किया, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने बैटरी यहाँ पे कंसीडर किया लिथियम बैटरी, ब्रांड आगे मेंशन किए हैं, नरादा के आते हैं, डाइनेस, बीवाईडी, इन्वेरेक्स, इसमें से कोई सी भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है और वन टाइम ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये लॉन्ग टाइम चलती है। अब इसके एम्पेयर आवर्स आ रहे हैं मेरे पास 124.6। दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ, ये टोटल लोड जो आप चलाना चाह रहे हैं, जिसका बैकअप रखना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय आपका इन्वर्टर के जो वोल्टेज है वो 48 वोल्ट का है, मल्टीप्लाई बाय 0.9 डीओडी, ये स्टैंडर्ड है, इसको कंसीडर किया जाता है लिथियम बैटरी के लिए। लेकिन अगर इसकी जगह आप एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे 0.5 जो है वो डीओडी होता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। अगर आप उसको फुली चार्ज करेंगे तो वापसी पे आप उसका 50% ही ले पाएंगे।
तो यहाँ पे 124.6 आया, लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड में इस साइज की बैटरी नहीं आती एग्जैक्टली, तो इस वजह से लम सम में 150 एम्पियर आर 48 वोल्ट की मैंने लिथियम बैटरी जो है वो सिलेक्ट की है। तो इसमें हमारा ये सिस्टम डिज़ाइन हो गया। आपने टोटल लोड निकाल लिया, आपने अपना हाइब्रिड इन्वर्टर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपने सोलर पैनल सिलेक्ट कर लिए, उसकी क्वांटिटी आ गई। उसके बाद आपने ये एक बैटरी सिलेक्ट कर ली। और नंबर 5 बेसिकली मैंने एक टेंटेटिव मार्केट से जो है वो रेट लिए हैं और एक एनालिसिस किया है कि इस जो मैं सर्किट लगा रहा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी टोटल। तो सोलर पैनल पर वॉट जो प्राइस पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है वो 30 to 45 रुपीज़ के अंदर है। मैंने एवरेज इसका लिया है तकरीबन 40 रुपीज़, और क्योंकि मैं 585 की सोलर पैनल प्लेट यूज़ कर रहा हूँ वॉट की, तो मेरे पास ये आ रहा है 23,400। जब आप 10 प्लेटें लगा रहे होंगे तो 2,34,000 रुपये इसका कॉस्ट आ जाएगी। लिथियम बैटरी इस साइज की 3.5 लाख रुपए की मिलेगी। हाइब्रिड इन्वर्टर जो है अभी इसमें भी क्योंकि ये चीज़ें मॉडर्नाइजेशन भी चली गई हैं, अगर आप IP65 वाटर प्रूफ ले रहे हैं तो ये 2,55,000 रुपए का आपको मिलेगा। अब उसके बाद आपके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, वायरिंग है, ब्रेकर है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके मैंने टेंटेटिव 1.5 लाख लिए हैं, तो तकरीबन 9,90,000 लमसम ये अमाउंट आ रही है। अगर आप इसका कॉस्ट एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने सिस्टम लगाया है ये मुझे पे बैक कब करना स्टार्ट करेगा, मतलब कब से आपको जो है ये बेनिफिट देगा, तो उसमें सिंपल ये है कि आप अपना बिजली का बिल उठाएं, उसमें जितने टोटल पर मंथ आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालें और उसको आप इससे डिवाइड कर दें इस अमाउंट से, तो उससे आपके पास ईयर्स या मंथ आ जाएंगे कि कितने महीने के बाद ये आपकी कॉस्ट इक्विवेलेंट हो जाएगी और उसके बाद इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड चीज़ और भी है कि अगर आपकी बैटरीज वगैरह चार्ज हो जाती हैं तो ये सिस्टम क्या करेगा, अगर आप नेट मीटरिंग पे चले जाते हैं तो आप अपने सिस्टम को अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया था आपको, अपना सिस्टम सेलेक्ट किया था उसमें एक्सपोर्ट ऑप्शन मैंने ऑफ रखा था कि एक्सपोर्ट हम नहीं कर रहे, जैसे हम ग्रिड से बिजली ले रहे हैं कि इन केस अगर आपकी बैटरी वगैरह कंज्यूम हो जाती है और आपको ग्रिड से सप्लाई लेनी पड़ती है या और आपकी अप्लायंसेस बढ़ जाती हैं तो आप ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो में आपने डेफिनेटली सीखा होगा कि आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको कमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।